2 अक्टूबर जो बीती है दशहरा था और 100 साल आरएसएस के पूरे हुए हैं। लोग 1925 के दशहरे पर इसका जो इतिहास है उसको ट्रैक करते हैं, कहते हैं कि ये एक फाउंडिंग दिन था, जो 1925 का दशहरा था। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो आरएसएस ने पॉलिटिक्स शुरू की, उसकी बुनियाद पहले से ही तैयार हो चुकी थी 1925 में। कई लोग बोलते हैं कि आरएसएस बनाने वाले लोग कांग्रेस से ही निकले थे। कई लोग बोलते हैं कि उस समय भी जो हिंदुत्व की राजनीति थी, उसका खाद पानी तैयार हो चुका था, बहुत सारे लोग मौजूद थे। इस वजह से आरएसएस की नींव पड़ी। अब हमें बताइए कि आरएसएस की नींव 1925 में कैसे पड़ी और क्या हालात थे जिनमें आरएसएस बनाया गया? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि बहुत लोग ये मानते हैं, बहुत लोग वो मानते हैं कि कांग्रेस से निकल के आए, हिंदुत्व की राजनीति पहले से ही नींव पड़ चुकी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस का गठन हुआ। ये सब लोग सही बोल रहे हैं, सब लोग थोड़ा पार्शियल कुछ सारे करके ठीक, सब लोग सही बोल रहे हैं। 1925 में नागपुर शहर में आरएसएस का गठन हो रहा है। उसमें जो नाम सबसे ज्यादा उभर कर आता है डॉक्टर हेडगेवार। ये कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के ही नेता थे। तो डॉक्टर हेडगेवार का जीवन परिचय आप जरूर दीजिए, जिनको लार्जर देन लाइफ आजकल बताया जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार की ही दूरगामी सोच का परिणाम आरएसएस था। तो उनका बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही और कैसे वो सियासत में आए, राजनीति में आए और उन्होंने फिर जो फाइनली आरएसएस कैसे बनाया। तो डॉक्टर हेडगेवार का एक आप परिचय जरूर दीजिए, जिन्होंने आरएसएस का गठन किया। दरअसल क्या है कि उस समय जो भी लोग राजनीति या पब्लिक लाइफ में आते थे, तो उनको कांग्रेस में शामिल होना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जैसे सेवा भारती एक पूरा वर्टिकल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज के तारीख में, जो शायद सबसे एक्टिव एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस में से है, जो ऑफिशियली राजनीति की बात नहीं करते हैं, लेकिन एसेंशियली लोगों को जाके मदद करते हैं जब उनको नेचुरल डिजास्टर्स या फिर कुछ और किस्म की दिक्कत होती, जब उनको सेवा करने की जरूरत होती, तब लोग उनके पास जाते हैं और उसके बाद उसका फायदा लेके उससे जो एंट्री मिलती है समाज में, उससे वो अपनी राजनीति को फैलाते हैं। लोग आरएसएस को के कुछ पहचाने हैं, उन पहचानों के बारे में भी जानना चाहते हैं। जैसे आरएसएस का ड्रेस, ठीक है कि अब फुल पैंट है, लेकिन उससे पहले हाफ निक्कर होता था, खाकी निक्कर होता था, सफेद शर्ट होता था, सर पे टोपी होता था और बैंड लेके आके एक आदमी चलता होता था और ड्रिल चल रही होती थी। ध्वज भी फहराया जाता था। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे शाखा के बारे में जानते हैं कि आरएसएस की शाखा लगती है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आरएसएस ने ये जो ड्रेस था, ये ड्रेस कहाँ से अपनाया, झंडा, टोपी और जो वो अपना प्रार्थना करते हैं वो कहाँ से आया और शाखा में जो गतिविधियां होती हैं वो कैसे आरएसएस के जो संस्थापक थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया संगठन में। एक बड़ा सवाल है कि क्या आरएसएस आजादी के आंदोलन में शामिल था? नहीं, बतौर संस्था के, बतौर संगठन के आरएसएस कभी भी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं। तो 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी को गोली मारी गई नाथुराम गोडसे द्वारा, आपको लगता है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उसके स्वयंसेवक रहे थे और वो आखिरी दम तक, जब जिस दिन फांसी झूले उस दिन भी उन्होंने आरएसएस की प्रेयर को गाते हुए फांसी का फंदा झूला? हाँ, वो तो उनको जब उनका जो एग्जीक्यूशन हुआ, वो तो जितना मुझे तारीख ऑफ हैंड याद है कि 49 में नवंबर के महीने में शायद उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। ये अंबाला, सेंट्रल अंबाला जेल में, जितना मेरे को याद है। गलत अगर हूँ मैं तो सबको माफी चाहता हूँ। तो बिल्कुल वही है कि संगठनात्मक तरीके से, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे शायद नाथुराम गोडसे का आरएसएस के साथ कनेक्शन नहीं था, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे तो उनमें और एक संघ के कार्यकर्ता में मुझे और मेरे समझ से कोई डिफरेंस या कोई मतलब फर्क नहीं था। भारत का संविधान लिखा गया, उस पर भी लोग कहते हैं कि आरएसएस ने काफी टिप्पणियां की थी। तो भारत के संविधान को लेकर किस किस्म की आपत्तियां आरएसएस को थी उस समय? आरएसएस मतलब मूलतः पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करती थी, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। वो चाहते थे कि एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें देश को एक सेक्युलर स्टेट के तौर पर नहीं रिकॉग्नाइज किया जाए। भारत में ये कहा गया था, इक्वालिटी में दिया गया था कि आप कोई भी धर्म को आप में विश्वास रख सकते हो, आपकी आस्था हो सकती है। तो जो रिलीजियस फ्रीडम का जो राइट दिया गया फंडामेंटल राइट्स में और कई सारे और चीजों में भी
आरएसएस के मतभेद थे और वो भारत के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करते थे, भारत के झंडे को एक्सेप्ट नहीं करते थे बहुत समय तक, और बहुत देर समय तक वो लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के सेरेमनीज को भी अपने दफ्तरों में नहीं मनाते थे। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी थी उस दिन, और उस दिन ये संगठन का गठन होता है, लेकिन लगभग 1 साल के करीब इस संगठन का कोई नाम नहीं होता है। फाइनली जाके इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ता है, और उसके बाद से वो लोग तय करते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मेन जो यूनिट फंक्शनल होगा वो होगा शाखा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आज हम बात करेंगे आरएसएस के 100 साल के सफरनामे के ऊपर। अभी 2 अक्टूबर जो बीती है उसमें आरएसएस को 100 साल पूरे हुए हैं। दशहरे को 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ था, उस दिन ये संगठन बना था और महाराष्ट्र के नागपुर शहर में इस संगठन की नींव रखी गई थी। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय। लगातार पिछले 40 साल से वो भारत की राजनीति को कवर कर रहे हैं और खासकर राजनीति ही नहीं बल्कि राजनीति के साथ-साथ जो सामाजिक जो कोई कल्चरल रिपोर्टिंग होती है वो भी करते हैं और उसमें किस तरीके से आरएसएस जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है, उसकी राजनीति को भी कवर करते हैं। इसके ऊपर किताब भी लिख चुके हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार, आपके कार्यक्रम में आने के लिए बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, 2 अक्टूबर जो बीती है दशहरा था और 100 साल आरएसएस के पूरे हुए हैं। लोग 1925 के दशहरे पर इसका जो इतिहास है उसको ट्रैक करते हैं, कहते हैं कि ये एक फाउंडिंग दिन था, जो 1925 का दशहरा था। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो आरएसएस ने पॉलिटिक्स शुरू की, उसकी बुनियाद पहले से ही तैयार हो चुकी थी 1925 में। कई लोग बोलते हैं कि आरएसएस बनाने वाले लोग कांग्रेस से ही निकले थे। कई लोग बोलते हैं कि उस समय भी जो हिंदुत्व की राजनीति थी, उसका खाद पानी तैयार हो चुका था, बहुत सारे लोग मौजूद थे। इस वजह से आरएसएस की नींव पड़ी। आप हमें बताइए कि आरएसएस की नींव 1925 में कैसे पड़ी और क्या हालात थे जिनमें आरएसएस बनाया गया? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि बहुत लोग ये मानते हैं, बहुत लोग वो मानते हैं कि कांग्रेस से निकल के आए, हिंदुत्व की राजनीति पहले से ही नींव पड़ चुकी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस का गठन हुआ। ये सब लोग सही बोल रहे हैं, सब लोग थोड़ा पार्शियल कुछ सारे करके ठीक सब लोग सही बोल रहे हैं। दरअसल क्या है कि आरएसएस का तो 100 साल का इतिहास है, उसके बारे में हम लोग सब बात कर रहे हैं। लेकिन जी सर। आरएसएस का आपने जो सवाल पूछा, इसको मैं जिस तरह से देखता हूं कि ये आरएसएस का प्री हिस्ट्री का पीरियड है। आरएसएस की गठन होने के पहले का इतिहास क्या है? इतिहास ऑब्वियसली आरएसएस का नहीं हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति का, हिंदुत्व की सोच का एक सर्टेन प्री हिस्ट्री का पीरियड है। दरअसल इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमको उस युग में वापस जाना पड़ेगा जो 1857 के लड़ाई के बाद, जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने पावर को ट्रांसफर कर लिया डायरेक्टली रानी के या ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। उसके बाद से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अंडर में भारत एक कॉलोनी के तौर पर एस्टैब्लिश की गई। अपना पावर को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है, जिसके हमको कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को उन्होंने अपनाया, जिसके चलते हम लोग 19वीं शताब्दी के आखिर के दशकों में हम देखते हैं कि दोनों ही कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में प्रमुख थे, हिंदू और मुसलमान, वो बतौर हिंदू या बतौर मुसलमान की जो आइडेंटिटी थी, ये कुछ ज्यादा एम्फेसिस देके उसका प्रचार करने लगे। ये हमको देखने को मिलता है। हमको हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हमको देखने को मिलता है कि जो गणेश जी का जो पूजन होता था पहले महाराष्ट्र में, वो घर के अंदर होता था। तो घर के अंदर से पब्लिक में गणेश पूजन का सिलसिला चालू हो गया 1890 के दशक में। और वो भी जो जुलूस निकाले जाते थे गणेश के समय में, कोशिश ये होती थी कि मुसलमान मोहल्लों के सामने से गुजरे, मस्जिदों के सामने से गुजरे, और जब उनके सामने से गुजर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा जोश से नारेबाजी होती थी, गीत गाए जाते थे। तब ये इस तरह से तो नहीं होता था जो आज हमको देखने को मिलता है कि डिस्क जॉकी
प्रोसेशन में डीजे बजाए जाते हैं। डीजे जो चलते हैं आजकल, बड़े बड़े लाउड स्पीकर और माइक लगा के हम लोग कांवड़ यात्रा के समय देखने को मिलते हैं। मतलब एसेंशियली ये है कि हम जा रहे हैं और हम मुसलमानों के बस्ती के सामने से जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत शोध हुआ है। तो 1890 के दशक में से बाल गंगाधर तिलक इसका मुख्य तौर पर इसका प्रमोशन करते हैं। वहीं बंगाल में हमको देखने को मिलता है कि जो दुर्गा पूजा होती है वो पहले घरों में होती थी, वो भी पब्लिक में उतर के आ जाती है, पार्क्स में होने लगती है, खुले मैदान में होने लगते हैं दुर्गा पूजा। जिस तरह से आज आपको देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि जहां पे भी 5 महाराष्ट्र के लोग होंगे वहां पे आपको जरूर पूरा का पूरा जो गणेश उत्सव है वो मनाता हुआ दिखेगा। उसी तरह से कहा जाता है कि अगर बंगाल के कहीं पे भी 5 लोग भी अगर हों तो वो दुर्गा पूजा जरूर करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये पूजाएं बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे धर्म का प्रचार होता है तो आइडेंटिटी बढ़ती है और उसमें क्लैशेस आते हैं। उसी के साथ साथ हमको देखने को मिलता है कि 20वीं शताब्दी की बहुत ही शुरुआत में, पहले दशक में ही मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का गठन होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट बनती हैं। अंग्रेज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में लाके मुसलमानों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंपीरियल काउंसिल में उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, वोटिंग अलग हो जाती है। तो एक तरह से इंसुलेशन, पॉलिटिकल इंसुलेशन हो जाता है मुसलमानों का। उसके रिएक्शन में हिंदू महासभा का भी गठन होता है। पंजाब में पहले गठन होता है, उसके बाद ऑल इंडिया बेसिस पे 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में होता है। तो ये तमाम चीजें होती हैं और उसके बाद थोड़ा और ज्यादा पोलराइजेशन 1919 और 1920 में होता है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ गांधी जी के एंडोर्समेंट के साथ खिलाफत आंदोलन का भी, जो नेशनल मूवमेंट की जो मूल धारा है जो कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, उसके छत्र छाया में खिलाफत मूवमेंट को भी लाया जाता है। ये तमाम चीजें, घटनाएं होती हैं। इसमें जो हिंदू महासभा से जो इन्फ्लुएंस होके जो लोग निकले थे उनमें थोड़ी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अल्टीमेटली जाके ये लोग 1925 में नागपुर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन करते हैं। जी, 1925 में नागपुर शहर में आरएसएस का गठन हो रहा है। उसमें जो नाम सबसे ज्यादा उभर कर आता है, डॉक्टर हेडगेवार। ये कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के ही नेता थे। तो डॉक्टर हेडगेवार के का जीवन परिचय आप जरूर दीजिए, जिनको लार्जर देन लाइफ आजकल बताया जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार की ही दूरगामी सोच का परिणाम आरएसएस था। तो उनका बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही और कैसे वो सियासत में आए, राजनीति में आए, और उन्होंने फिर जो फाइनली आरएसएस कैसे बनाया। तो डॉक्टर हेडगेवार का एक आप परिचय जरूर दीजिए, जिन्होंने आरएसएस का गठन किया। जी, दरअसल क्या है कि उस समय जो भी लोग राजनीति या पब्लिक लाइफ में आते थे तो उनको कांग्रेस में शामिल होना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। हिंदू महासभा थी, लेकिन हिंदू महासभा उस तरह से सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं थी जिस तरह से कांग्रेस थी। तो कांग्रेस के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होता था। जहां तक डॉक्टर हेडगेवार की का सवाल है, तो वो महाराष्ट्र के एक, मतलब एवरेज मध्यवर्गीय परिवार में वो बड़े हुए थे। अपने स्कूल के समय ही उनका आकर्षण एक हिंदू महासभा के नेता होते थे, डॉक्टर बीएस मुंजे। तो उनके साथ परिचय होता है, जो उनको अपने शिष्य के तौर पर उनके बचपन से ही उन पे काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। और 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के शुरुआती दिनों में डॉक्टर हेडगेवार को वो स्कॉलरशिप दिलवाकर या फिर उनको बल्कि बकायदा अपनी तरफ से स्पॉन्सर करके थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी शायद इधर से दिलवाई थी, मेरे को ठीक ध्यान नहीं आ रहा है, वो बंगाल में कलकत्ता में भेजते हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए। जी। और जब वो मेडिसिन पढ़ रहे हों वहां पे, तो उनको कहा जाता है कि आप मेडिसिन पढ़ते पढ़ते जो बंगाल के जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, जो राजनीति में जो राष्ट्रवाद को आर्टिकुलेट कर रहे थे रेवोल्यूशनरी तरीके से, उनके साथ आप नेटवर्क करिए। तो उनके साथ डॉक्टर हेडगेवार नेटवर्क करते हैं, वो रेवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को जानते हैं। डॉक्टरी करते करते बंगाल में बहुत बुरा बाढ़ आता है, तो वो रिलीफ कार्य में भी लगते हैं
और उस रिलीफ कार्य में जिस तरह से देखते हैं कि संगठन अगर आगे जाए लोगों को उनके इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनसे व्यक्तियों से जो नागरिक लोग हैं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उन पे अपनी राजनीति को आगे उन तक पहुंचाना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उसमें बहुत सुविधा हो जाती है। और जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा के साइड में जो हम लोग देखते हैं, जैसे सेवा भारती एक पूरा वर्टिकल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज के तारीख में, जो शायद सबसे एक्टिव एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस में से है, जो जो ऑफिशियली राजनीति की बात नहीं करते हैं, लेकिन एसेंशियली लोगों को जाके मदद करते हैं जब उनको नेचुरल डिजास्टर्स या फिर कुछ और किस्म की दिक्कत होती, जब उनको सेवा करने की जरूरत होती, तब लोग उनके पास जाते हैं और उसके बाद उसका फायदा लेके उससे जो एंट्री मिलती है समाज में, उससे वो अपनी राजनीति को फैलाते हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टरी करके वापस आ जाते हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस में शामिल होते हैं, अमृतसर में सेशन होता है। अमृतसर के बाद 1920 में नागपुर में होना है, जिसमें उनका सक्रिय रूप से उसको ऑर्गेनाइज करने में मुंजे के साथ काफी बड़ा योगदान होता है। वो तब तक उनके डिफरेंसेस होने लगे हैं गांधी जी के साथ। वो चाहते हैं कि श्री अरबिंदो कांग्रेस का की अध्यक्षता करें, ना कि वो लोग जाते हैं ऑरोविल, जहां पे उन्होंने ऑलरेडी बसना शुरू कर दिया था। लेकिन अरबिंदो बोलते हैं कि जी हमको अब राजनीति में किसी किस्म की रुचि नहीं है, मैं टोटली पूरी तरह से स्पिरिचुअलिज्म में शामिल हो गया हूं। तो वो मना करते फिर लौट के आ जाते हैं। उसके बाद केरल के मोपला अपराइजिंग्स होते हैं, जिसको लेके काफी ये लोग टीम भेजते हैं और एक तरह से हिंदू कॉन्शियसनेस को रेज करते हैं, पॉलिटिकल गुस्सा को चैनलाइज करते हैं और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का डॉक्टर हेडगेवार स्थापना करते हैं। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी थी उस दिन, और उस दिन ये संगठन का गठन होता है। लेकिन लगभग एक साल के करीब इस संगठन का कोई नाम नहीं होता है। फाइनली जाके इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ता है और उसके बाद से वो लोग तय करते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मेन जो यूनिट फंक्शनल होगा वो होगा शाखा, और उससे शाखा को वो लोग गति देके कि एक तरह से रोजाना मिलने का एक तरह का एसोसिएशन, एक किस्म की बॉन्डिंग, मिलिट्री एक्सरसाइजेस किस्म की चीजें करना, लाठी के साथ करना, एक यूनिफॉर्म देना, एक किस्म का संगीत देना, धीरे धीरे ये सब चीजें ऐड होती रहती हैं। तो एक पूरी तरह से एक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी वो शुरू करते हैं और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आरएसएस काफी आगे आ जाता है। आपने 2 अक्टूबर को देखा कि ऐसा नहीं कि मोहन भागवत जी सीधा आके भाषण देने लगते हैं, लेकिन उसके पहले 40-50 मिनट का या फिर 1 घंटे का ड्रिल होता है, शस्त्र पूजा होता है, जिसमें वो जो सारे वेपन से उनकी पूजन करते हैं। तो ये तमाम चीजें होती है, रिचुअलिस्टिक है, बहुत ही हेवीली रिचुअलिस्टिक है। उनके अपने प्रार्थनाएं होती है, तमाम किस्म की चीजें। तो इस तरह से उन्होंने उसको गति दी। निरंजन जी, जैसे आपने आरएसएस का 2 अक्टूबर का जिक्र किया, लोग आरएसएस को के कुछ पहचाने हैं, उन पहचानों के बारे में भी जानना चाहते हैं। जैसे आरएसएस का ड्रेस, ठीक है कि अब फुल पैंट है, लेकिन उससे पहले हाफ निक्कर होता था, खाकी निक्कर होता था, सफेद शर्ट होता था, सर पे टोपी होता था और बैंड लेके आके एक आदमी चलता होता था और ड्रिल चल रही होती थी। ध्वज भी फहराया जाता था। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे शाखा के बारे में जानते हैं कि आरएसएस की शाखा लगती है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आरएसएस ने ये जो ड्रेस था, ये ड्रेस कहाँ से अपनाया, झंडा, टोपी और जो वो अपना प्रार्थना करते हैं वो कहाँ से आया, और शाखा में जो गतिविधियां होती हैं वो कैसे आरएसएस के जो संस्थापक थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया संगठन में। क्या वो खुद उनके दिमाग की उपज थी या फिर वो कहीं से उस समय जो देश दुनिया में चल रहा था उससे सीख के, या कोई सीख के आया उन्होंने उनको बताया? क्या कारण बना कि ये सारी चीजें उनके एक हिसाब से दिनचर्या में इंक्लूड हो गए? देखिए, कई सारी चीजें दुनिया में 1920 के दशक में और 1930 के दशक में घट रही थी, उनके बारे में इनको जानकारी मिल रही होगी। उससे उन्होंने कई सारी चीजें सीखे हैं। अभी भी मुझे पता है कि जो एकेडमिक
एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग अभी भी शोध कर रहे हैं कि किस हद तक जो अर्ली फासीवाद था, जो फासिज्म था, जो यूरोप में, इटली और खासतौर से जर्मनी में जो पनप रहा था, चाहे वो मुसोलिनी के अंडर में हो या फिर एडोल्फ हिटलर के उसमें हो, तो वो किस तरह से इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, उस पर अभी भी शोध हो रहा है। तो जैसे जैसे शोध के रिजल्ट सामने आएंगे, हम लोग इनको और स्पष्ट तरीके से बोल पाएंगे। हम लोगों को अभी आज की तारीख में इतना जरूर पता है कि 1930 के दशक में, जब 1930-31 में बीएस मुंजे लंदन गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो लौटते समय वो इटली में रुक के, इटली में जो फासिस्ट ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके साथ काफी समय बिताया था। उनकी मुसोलिनी के साथ भी मुलाकात हुई थी। वो कई सारे चीजों को लेके बहुत इम्प्रेस हुए थे, और उनका जो खास तौर से उनका जो मिलिट्री सेल था और जो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। और यहाँ पे आके उन्होंने हेडगेवार से बातचीत करके, उन दोनों ने मिलके उस तरह की चीजें स्थापना की, जो आज जो नासिक में जो इनकी जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन जो जो एक्टिव है, जो जो स्थापित हुई है, जिसका नाम समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट में भी उछल के आया था, उनसे इनके कनेक्शंस अभी भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब उस समय इन लोगों ने इसी का गठन हुआ था, जिसका थोड़ा बहुत कैरेक्टर चेंज होके ये अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये देखने को मिली थी कि इन्फ्लुएंस हुए थे। अर्ली जो यूनिफॉर्म था उसमें खाकी शॉर्ट्स, और जो झंडा था वो भगवा झंडा है, अपने हिंदू धर्म की पहचान, उसी को वो लोग मूल वो आइडिया मानते हैं। क्योंकि आरएसएस का गठन एक तरह से बहुत ही इंस्पायर हुआ था। हम लोग विनायक दामोदर सावरकर की किताब जो आई थी, बहुत ही पतली पुस्तिका थी, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म करके, जिसका बाद में रीनेमिंग हुआ हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू के नाम से जो जो अनुवाद हुआ था। वो मूलतः मराठी में लिखी गई थी, उसके बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, कई और भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो वो पढ़ के सबसे ज्यादा हेडगेवार इन्फ्लुएंस हुए थे, और उसकी जो सोच थी कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है, मतलब एक, वो लोग हिंदू को संस्कृति के तौर पे देखते थे या कहते थे, और धर्म उसका एक हिस्सा था। तो कहते थे कि जिन लोगों का पितृभूमि और पुण्य भूमि ये भारत में है, वही हिंदू हैं, वही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। जो लोग, जिनकी पुण्य भूमि या पितृभूमि किसी और जगह पे है, तो उनको अगर इस राष्ट्र का हिस्सा बनना है, तो उनको मानना पड़ेगा कि वे भी हिंदू हैं। यही बात आज मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी भी आज यही बात को दोहराते हैं कि इस देश में तो सब रहने वाले हिंदू हैं। ये मोहन भागवत के हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो इसके वजह से सोच यही है कि हमको किसी से परहेज नहीं है कि वो इस्लाम को माने या क्रिश्चियनिटी को माने, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो मूलतः तो हिंदू हैं। ये इनकी सोच है, जिसकी परमानेंस है। ये 100 साल में ये सोच सावरकर से लेके मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी तक नहीं बदली है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नागपुर में बना हुआ संगठन 1925 में जो संगठन नागपुर में बना, वो पहले महाराष्ट्र में और फिर पूरे देश में कैसे फैला? क्या प्रक्रिया रही कि, और क्या ऐसे इवेंट रहे जिनको, जो आपको लगता है कि शुरुआत में जो ऐसे इवेंट हुए जिनने मदद की कि आरएसएस पूरे देश में फैलता गया? और लोग अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि उस समय आजादी का आंदोलन जोरों शोरों पर था, लोग उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तो क्या उस समय आरएसएस के सामने क्या ये सवाल नहीं आया कि हमें भी आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहिए? तो ये 2 सवाल हैं। पहले आप इस बात का जिक्र करिएगा कि आरएसएस पूरे देश में कैसे फैला, और कौन-कौन से ऐसे इवेंट थे जो उनके लिए एक हिसाब से कहें कि ऐसे साबित हुए जिससे वो पूरे देश में फैलने का उनको मौका मिला? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का अगर हम ग्राफ बनाए कि सांप्रदायिकता
कितना ज्यादा, मतलब अगर हम उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करें और उसको हम लोग एक ग्राफ के तौर पर हम लोग देखें कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वाई एक्सेस पे साल लिखे हुए हैं, तो अगर हम 20वीं शताब्दी के उससे शुरुआत करें, तो अगर एक सर्टेन लेवल पे शुरू होती है सांप्रदायिकता का लेवल, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे 47 पास आती रहती तो बढ़ती जाती है। तो आरएसएस भी जब शुरू होती तो 1925 में, तो वो शुरू के 10 साल तो कम से कम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, सिर्फ नागपुर शहर या नागपुर जिले तक शामिल एक संगठन के तौर पर है। टोटली मतलब हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है राजनीति में, उसकी तुलना में बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट किस्म की का एक संगठन है और उसकी एक्टिविटी का कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सांप्रदायिकता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति गुस्सा और प्रेजुडिस का जो भावना है, जो वो बढ़ता जाता है, तो उसी तरह से आपको देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन आइडियाज को लेके मुसलमानों के खिलाफ जो विचार हैं उसको आगे बढ़ाते हुए वो धीरे धीरे उत्तर भारत में स्प्रेड करते हैं, जिसको हम आज के तारीख में उत्तर प्रदेश के तौर पे समझते हैं। अंग्रेजों के समय यूनाइटेड प्रोविंसेस थे पंजाब में, चाहे दोनों पंजाब में, सिंध में जाते हैं जो आज पाकिस्तान में है, वहां तक इनका स्प्रेड देखने को मिलता है 1930 और 1940 के दशक में खास तौर से। तो ये तो है जिस तरह से कि इनका स्प्रेड होता है अलोंग विद द स्प्रेड ऑफ कम्युनल आइडिया, कम्युनलिज्म की जो आइडिया है वो जैसे जैसे फैलता है उस तरह से आरएस भी फैलता है। आपका दूसरा सवाल तो दूसरे सवाल से पहले बस इसी में एक छोटा सा ऐड कर लीजिए पहले हाँ कि हाँ जैसे डॉक्टर हेडगेवार का नाम शुरुआती लोगों में आता है कि वो एक मुख्य आदमी थे। क्या इसमें उस समय के कुछ और भी बड़े आदमी शामिल थे इसके शुरुआत में? जैसे आपने बीडी सावरकर का नाम लिया। ये कहा जाता है कि बीडी सावरकर के जो बड़े भाई थे बाबा राव सावरकर, जी वो भी आरएसएस के बनाने में शामिल थे। तो ऐसे 4-5 कोई और नाम जो आपको ध्यान में आ रहे हो, जो शुरुआत के 8-10 साल जो जिन्होंने शेप करने में इसका भूमिका निभाई हो। ये कहा जाता है कि जिस दिन शुरुआत की गई थी उस दिन 5 लोग डॉक्टर हेडगेवार के घर पे मौजूद थे जिन्होंने आरएसएस की नींव रखी थी। उसमें हाँ बाबा राव सावरकर भी थे। जी, वो भी थे, परांजपे थे, वो भी थे शामिल। उसके बाद कुछ सालों में खासतौर से 1930 के दशक से 34-35 के समय से गोलवालकर आने लगे, एक्टिविटीज में काफी शामिल होने लगे। तब तक उन्होंने बनारस में अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी। एक छोटा सा उनका टीचिंग एक लेबोरेटरी लैब में भी उन्होंने एक काम किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक लैब असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने कुछ समय काम किया था। उसके बाद वो नागपुर वापस आ जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो जाते हैं। सावरकर के बारे में एक बहुत ही मजेदार दिलचस्प बात यह है कि सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को इंस्पायर तो किया, लेकिन वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक्टिविटीज में शामिल नहीं हुए। इसके पीछे मूल कारण ये है कि रत्नागिरी जेल से छुट के आने के बाद उनको बोला गया कि वो रत्नागिरी के जेल मतलब जिले में रह सकते हैं, लेकिन जेल से बाहर होके आ गए, वो मतलब जिससे छूट गए, लेकिन वो जिला छोड़ के जा नहीं सकते थे। रत्नागिरी एक डिस्ट्रिक्ट है कोंकण, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में, तो वो वहीं पे रहते थे और उनको बोला गया था कि वो किसी भी तरह की राजनीति में शामिल नहीं हो सकते। तो उनके जो सारे एक्टिविटीज हैं वो इस तरह थी, बहुत ही क्लेवरली, कि अपने राजनीतिक विचार का तो प्रमोशन हमेशा करते रहे, लेकिन इस तरह से करते रहे कि जैसे कि कोई राजनीति में तो नहीं शामिल हो रहे, लेकिन अपने विचारों का वो प्रमोशन हमेशा करते रहे। और उसके बाद 1937 में जब उनको अंग्रेजों ने परमिट कर दिया कि जी वो शामिल हो सकते हैं किसी भी तरह की पब्लिक एक्टिविटी में, तो वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उसके बाद उस तरह से राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि डायरेक्टली राजनीति में नहीं है, बल्कि हिंदू समाज के कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपने आप को फोकस करके रखना चाहती है, तो उनको लगता था कि वो शायद ज्यादा कंट्रीब्यूट डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हिंदू महासभा के मार्फत कर सकेंगे। 1937-38 के बाद से तो मतलब लगभग ये तय होने लगा है कि हिंदुस्तान को आजादी आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगी, तो उसी की तैयारी में सब लोग
जुट गए, सावरकर भी जुट गए कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में हम लोगों की राजनीति में बहुत ही बोलबाला होना चाहिए। तो कांग्रेस के विरोध की राजनीति में उन्होंने अपने आप को सक्रिय कर लिया। नीलांजन जी, जब साल 1999 था और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार के नाम पर डाक टिकट जारी किए थे जी। और ये कहा था कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसी को लेकर अगर मैं 1930 और 1940 के डॉक्टर हेडगेवार के बारे में और आरएसएस के बारे में सवाल फ्रेम करना चाहूं कि देश में इतना बड़ा आजादी का आंदोलन था, तो आरएसएस की शाखाओं में आने वाले लोग ये दबाव तो डालते ही होंगे कि हमें क्या आरएसएस को या फिर डॉक्टर हेडगेवार को आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। आरएसएस के क्या कभी आजादी के आंदोलन में शामिल रहा? क्या उसने कोई गतिविधियां, कोई मूवमेंट बिल्ड किए? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या आरएसएस आजादी के आंदोलन में शामिल था? नहीं, बतौर संस्था के, बतौर संगठन के आरएसएस कभी भी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं। और आजादी की लड़ाई में नेशनल मूवमेंट में 3 सबसे बड़े हाई पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो हमको देखने को मिलता है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो होता है 1919 में शुरू होता है, 20-21 तक चलता है और उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी उसको वापस ले लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद एक तरह से सेटबैक होता है और रीग्रुपिंग होती है। उसके बाद हमको 1930-31 उस साल में देखने को मिलता है सबसे पहले कि नमक सत्याग्रह शुरू होता है, गांधी जी दांडी मार्च निकालते हैं और उसी से इवॉल्व होकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आके खड़ा होता है। 1930 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है जिसमें वो लोग तय करते हैं कि 26 जनवरी 1930 में वो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराएंगे और उस दिन को पूर्ण स्वराज के तौर पर उन्होंने कहा कि हम इसकी मांग को रखते हुए उसको मनाएंगे, उसको डिमांड को आगे रखेंगे। और एक तरह से क्लियर होता है कि अब एक नए किस्म का आंदोलन शुरू होने वाला है। तो उस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर आता है नीचे से कि हमको भी इसमें शामिल होना है। तो वो जो झंडा फहराने का जो समारोह है उसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो तय हो जाती है, लेकिन वो तय करते हैं कि हम लोग तिरंगा नहीं फहराएंगे लेकिन हम लोग भगवा ध्वज फहराएंगे। तो ये कहने की बात, ध्यान की बात है कि जब राष्ट्रवादी ताकतें हिंदुस्तान का तिरंगा फहराए थे, उसी जगह पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको ना फहराते हुए भगवा ध्वज को फहराया। सिविल डिसोबीडियंस की जो आंदोलन हुआ था उसमें जो अरेस्ट लोग कोट कर रहे थे उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना संगठन के तौर पर ना इंडिविजुअल बेसिस पे कोई शामिल नहीं हुआ। डॉक्टर हेडगेवार पर्सनली राष्ट्रीय अपना जो पद था उनका सरसंघचालक का, उससे वो इस्तीफा देके एक अपने दूसरे साथी को टेम्पररी चार्ज देके वो शामिल हुए थे और विदर्भ के इलाके में जो आज का जो विदर्भ है उस इलाके में एक जंगल सत्याग्रह हो रहा था तो उसमें शामिल होकर वो उसके हिस्सेदारी में शामिल हुए थे। ये एकमात्र हमको इंसिडेंस देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कोई इन्वॉल्व होता है राष्ट्रवादी कोई मतलब आंदोलन में। उसके बाद का जो मेजर जो राष्ट्रवादी आंदोलन का जो एक हाई पॉइंट होता है वो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया जाता है कांग्रेस लीडर्स द्वारा, तो भारत छोड़ो अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा दूर दूर तक उसके साथ इन्वॉल्व नहीं थे। तब तक उनके कांग्रेस के साथ पूरी तरह से मतभेद हो गए थे कि इनका रवैया द्वितीय विश्व युद्ध के साथ क्या होगा, अंग्रेज की राजनीति, उनके ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने के लिए जो कहा गया था, अंग्रेज जो गवर्नर जो वाइसरॉय थे उन्होंने कहा था इन लोगों से अलग अलग मिलके, कांग्रेस के नेताओं से, सावरकर से भी मिले थे बतौर हिंदू महासभा के नेता, इन लोगों से इन्होंने मीटिंग की थी। तो वो लोग तो तैयार हो गए थे कि वो शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों का मतभेद अलग था। तो कहीं हमको दूर दूर तक भारत की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता है। जी,
इसी में अगर मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँ कि 1940 के आसपास डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है, शायद 1939 1940 में। 1940 में। उससे पहले ये बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना दूत भेजा था उनके पास कि आप मुझे मदद की करिए, जी। तो उन्होंने मना कर दिया था। और एक तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा, और दूसरा मुझे आप बताइएगा कि उनकी मृत्यु के बाद दूसरा संघ संचालक कैसे चुना गया और कौन चुना गया? देखिए, सुभाष चंद्र बोस की तरफ से तो वो मिलना चाहते थे, आरएसएस को वो लोग अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हेडगेवार क्लियर थे कि उनको किसी भी तरह से राजनीति में नहीं शामिल होना है। 1929 में जब मेरे ख्याल से जितना बोस थे वो कलकत्ता म्युनिसिपल कमिटी या कॉरपोरेशन के कुछ पदाधिकारी थे, तो वो नागपुर आए थे मिलने की चाहत उन्होंने रखी थी, लेकिन उस समय मुलाकात नहीं होती है। और बहुत ही क्लियर थी आरएसएस के नेता और खासतौर से हेडगेवार कि हम किसी भी तरह की राजनीति में नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उनका मुख्य पर्पस था कि हमको कोई ऐसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे अंग्रेज सरकार नाराज हो जाए। वो उनके गुड बुक्स में रहना चाहते थे। उनका गोल जो है भारत की आजादी नहीं थी, उनका गोल था हिंदू समाज को मजबूत करके मुसलमानों के खिलाफ काउंटर के तौर पर खड़ा करना, और अगर आजाद हो पाए तो हिंदू को एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर ऑर्गेनाइज करना। ये उनका मेन पर्पस था। जी। तो उनकी मौत के बाद दूसरे संघ संचालक कौन बने और क्या वो देखिए, प्रक्रिया? उनके मौत के बाद तो दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवालकर बने, जो काफी नौजवान थे, उनसे सीनियर बहुत लोग थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, जो लोग 1925 से लग के आए थे, हेडगेवार जी के साथ के थे। लेकिन और जो सक्सेशन था, कहा जाता है कि हेडगेवार जी ने उनको चुन के उन्होंने किसी को बता दिया था कि गोलवालकर होंगे अगले सरसंघचालक, जिसको लेके अंदर काफी विवाद हुआ। बाला साहेब देवरस को भी थोड़ा बहुत नाराजगी हुई, क्योंकि वो ज्यादा सीनियर थे, और अल्टीमेटली गोलवालकर बने, और रिश्ते हमेशा थोड़े बहुत स्ट्रेन रहे उन लोगों के साथ जिनको लगता था कि गोलवालकर का चयन में कोई लेजिटिमेट कारण नहीं देखने को मिला था। लोगों को हमेशा ऐसा लगा कि कुछ इसमें ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में जब तक डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिलता है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, उसके बाद बारे में आगे बोलना ठीक नहीं लगता है हमको। जी, तो गोलवलकर बनते हैं, उसके बाद जो 40 का दशक है और 47 में आके भारत आज़ाद भी होता है। क्विट इंडिया जी। मूवमेंट का आप ज़िक्र कर चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गोलवलकर जब सरसंघचालक बनते हैं, तो उन्होंने किस किस्म की चीज़ें की, क्या किया? और आज़ादी के दौरान तक आरएसएस किस किस्म की भूमिका में आ चुका था? कितना बड़ा संगठन हो चुका था? क्या उसके पास जो एक संगठन के लिए मुखपत्र से लेकर और 4 चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग फोर्स अपने इर्द-गिर्द जमा करते, क्या उनके पास उतनी पूँजी हो चुकी थी? क्या वो एक ऐसा संगठन बन चुके थे कि जिसको नोटिस भी किया जाए 47 में? तो वो आप मुझे बताइए। नहीं, 40 के दशक में तो पूरी तरह से नोटिस होने वाली संगठन बन गए थे, क्योंकि उनका विस्तार काफी हुआ था। यूनाइटेड प्रोविंस के इलाकों में, पंजाब के क्षेत्रों में, सिंध तक पहुंच गए थे। वहां पे इनकी मीटिंग्स होती थी लगातार, दौरा करते थे, सीनियर नेता वहां पे जाते थे, लोकल नेता को प्रमोट करते थे। कई लोग जो 1940 के दशक में जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए, जो बाद में चल के बहुत बड़े नेता बन के आए, उनमें लाल कृष्ण आडवाणी सिंध में एक्टिव हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी यूनाइटेड प्रोविंस में और सेंट्रल प्रोविंस में एक्टिव हो गए थे काफी, जो 1940 के दशक में से हमको देखने को मिलता है ये। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक है, उतनी बड़ी संगठन नहीं थी जितनी आज है, लेकिन उसका विस्तार डेफिनेटली होने लगा था, और उसका राजनीति पे एक असर पड़ा था, और हिंदू माइंडसेट में, राजनीतिक माइंडसेट को शेप करने में उनकी एक भूमिका दिखाई देने लगी थी। जी, और 47 जब भारत आज़ाद हो रहा है, एक तरफ तो नेहरू स्पीच दे रहे हैं, जो आप सबको पता है,
और दूसरी तरफ आरएसएस की क्या भूमिका थी 47, वो कैसे देख रहा था इस आज़ादी को? क्योंकि आज़ादी जब मिली है तो उस समय 2 मुल्क हमारे सामने होने में आए, एक पाकिस्तान बना और दूसरा भारत। तो वो आप थोड़ा उसके बारे में आप बताइए? आरएसएस के लोग मानते थे, आरएसएस के जो नेता थे गोलवालकर थे, वो ये मानते थे कि झूठी आज़ादी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ही दिनों में दोबारा से ये सारे कांग्रेस के नेता अंग्रेजों को वापस बुलाएंगे कि आप जी आइए और आके आप इस देश के कानून व्यवस्था की बागडोर को आप संभालिए, इसको स्टेबलाइज करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको ये आज़ादी को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया शुरू के दिनों में, और जो कि बाद में जाके काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, खास तौर से गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में नाथूराम गोडसे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा को एक ही माना जाता था। उसी फैक्ट्री में से तो आखिरकार नाथूराम गोडसे आरएसएस के ही फैक्ट्री से 1930 के दशक में निकले थे। वहीं पे उन्होंने उनकी जो इनिशियल जो राजनीति की ट्रेनिंग है वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुई थी, और उनको जब उनकी जब फांसी हुई तो जो फांसी में जब होता है कि लास्ट आप क्या बात करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, तो उन्होंने आरएसएस की प्रार्थना को गाते हुए ही जाके वो फांसी के तख्ते पे चढ़े थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, और इसको ध्यान रखने वाली बात है कि जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाथूराम गोडसे से अंत के दिनों में कोई रिश्ता नहीं था, उनको पूछना चाहिए कि अगर रिश्ता नहीं था तो उन्होंने आरएसएस की प्रार्थना को अपने लास्ट बयान के तौर पर क्यों डिलीवर किया था। जी, तो 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी को गोली मारी गई नाथूराम गोडसे द्वारा, आपको लगता है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उसके स्वयंसेवक रहे थे, और वो आखिरी दम तक जब जिस दिन फांसी झूले उस दिन भी उन्होंने आरएसएस की प्रेयर को गाते हुए फांसी का फंदा झूला? हाँ, वो तो उनको जब उनका जो एग्जीक्यूशन हुआ वो तो जितना मुझे तारीख ऑफ हैंड याद है कि 49 में नवंबर के महीने में शायद उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। ये अंबाला, सेंट्रल अंबाला जेल में, इतना मेरे को याद है। गलत अगर हूँ मैं तो सबको माफी चाहता हूँ। तो बिल्कुल वही है कि संगठनात्मक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे शायद नाथूराम गोडसे का आरएसएस के साथ कनेक्शन नहीं था, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे तो उनमें और एक संघ के कार्यकर्ता में मुझे और मेरे समझ से कोई डिफरेंस या कोई मतलब फर्क नहीं था। भारत का संविधान लिखा गया, उस पर भी लोग कहते हैं कि आरएसएस ने काफी टिप्पणियां की थी, तो भारत के संविधान को लेकर किस किस्म की आपत्तियां आरएसएस को थी उस समय? आरएसएस मतलब मूलतः पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करती थी, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। वो चाहते थे कि एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें देश को एक सेक्युलर स्टेट के तौर पर नहीं रिकॉग्नाइज किया जाए। भारत में ये कहा गया था, इक्वालिटी में दिया गया था कि आप कोई भी धर्म को आप में विश्वास रख सकते हो, आपकी आस्था हो सकती है। तो जो रिलीजियस फ्रीडम का जो राइट दिया गया फंडामेंटल राइट्स में और कई सारे और चीजों में भी आरएसएस के मतभेद थे, और वो भारत के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करते थे, भारत के झंडे को एक्सेप्ट नहीं करते थे बहुत समय तक, और बहुत देर समय तक वो लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के सेरेमनीज को भी अपने दफ्तरों में नहीं मनाते थे। आजादी के बाद हम देखते हैं कि जो शुरुआत के 15 साल हैं, कम से कम हम कह सकते हैं कि वो नेहरू युग है, क्योंकि जो नेहरू उस समय दिखते हैं एक बड़े नेता के तौर पर हमें दिखते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और जिस हिसाब से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, चुनाव शुरुआत में नो डाउट कि वो बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बाद में चुनाव होता, पहला आम चुनाव होता, उसमें नहीं चुनाव हुआ था बकायदा, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हुआ था, वो चुन के आए थे, तभी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से मतलब पहले आम चुनाव, हाँ, पहला आम चुनाव उसके बाद में हुआ, लेकिन 1946 में तो चुनाव हुए ही थे। ठीक है, इलेक्टोरेट कम थी,
यूनिवर्सल सफरेज नहीं थी। तो ये नहीं कह सकते कि चुनाव नहीं हुआ था, वो बाकायदा लेजिटिमेट पार्लियामेंट थी, मतलब पार्लियामेंट नहीं थी, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, बिल्कुल ही लेजिटिमेट बॉडी थी। और 47 के बाद में जो पाकिस्तान की तरफ से जो इलेक्ट होके आए थे वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो गए और उसको दोबारा से पुनर्गठन किया गया पाकिस्तान में। जी लेकिन हिंदुस्तान में वो फंक्शन करता रहा और उसी ने जाके आगे संविधान बनाया और फाइनली जाके नवंबर 26 1949 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होता है और 26 जनवरी 1950 में इंडिया रिपब्लिक घोषित हो जाती है। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो पहले 15 साल थे उसमें नेहरू एक बड़े नेता के तौर पर थे और जी नाथुराम गोडसे ने जैसे गांधी का कत्ल किया, उसके उनकी हत्या की, उसके बाद हम देखते हैं कि आरएसएस के ऊपर सरदार पटेल बैन भी लगाते हैं, फिर जी बैन हटा भी लिया जाता है। नेहरू के हटाया वक़्त में इसलिए जाता है क्योंकि वो लोग एक संविधान, अपना संविधान बनाते हैं। हिंदुस्तान के जो तमाम जो एम्ब्लेम्स हैं, जो हिंदुस्तान का विचार है, जो संविधान है, उसके प्रति एडहियरेंस, एलिजियंस को वो स्वेर इन करते हैं। उसका वो बोलते हैं बकायदा कि हम इनको मानेंगे, हम इनको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये सब कंडीशंस रखवाई जाती हैं। सरदार पटेल उसमें बहुत बड़ा भूमिका रखते हैं और जब वो करने के बाद ही उन पर बैन हटता है। जी, तो शुरुआत के जो 15 साल हैं आरएसएस के आज़ादी के बाद 1965 तक, वो किस किस्म के हैं? उन 15 साल में आरएसएस क्या कर रहा है? किस किस्म की भूमिका उसकी भारतीय समाज में है? क्या वो कोई राजनीति में दिलचस्पी ले रहा है? बताया जाता है कि उसी के ही जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने जनसंघ को बनाया। कई लोग कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी में भी उनके ही लोग सक्रिय थे। कई सारी थियरीज़ दी जाती हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि नेहरू युग में आज़ादी के बाद नेहरू युग में आरएसएस किस भूमिका में था और कैसे वो अपने काम को आगे बढ़ा रहा था? गांधी जी की हत्या के बाद जब आरएसएस पे बैन लग जाता है तो आरएसएस को जो सबसे बड़ी जो दिक्कत महसूस करनी पड़ती है वो ये है कि उनको पब्लिक में डिफेंड करने के लिए कोई नहीं था। तो जी, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। फाइनली जाके जब बैन हट जाता है और आरएसएस दोबारा से अपनी एक्टिविटीज को, गतिविधियों को रिज्यूम करती है, तो तब विचार आता है ऐसे, और तब तक हिंदुस्तान में जो पहले आम चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आरएसएस में नहीं शामिल थे, जो हिंदू महासभा के नेता होते थे और हिंदू महासभा नेता होने के बावजूद जो नेहरू जी ने जो ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाई थी 1947 में आज़ादी मिलने के बाद, उसमें वो बाकायदा मंत्री थे और उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था, जो नेहरू लियाकत अली पैक्ट हुआ था उसको लेके, तो जो मतभेद थे उसके बाद अलग हो गए थे। तो सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी सक्रिय हुए एक राजनीतिक दल को बनाने के लिए और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कोलैबोरेट करके एक पार्टी बनाना चाहते थे। लेकिन गोलवालकर को बहुत समय तक रेजिस्टेंस था। वो चाहते थे कि आरएसएस को डायरेक्टली किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भारतीय जनसंघ है उसका बंगाल यूनिट बनता है और उसके बाद में जाके राष्ट्रीय यूनिट बनता है। तब तक गोलवालकर का कुछ मत, जो उनके जो करीब के जो साथी थे, उन्होंने उनको चेंज किया और वो एक तरह से ऑफिशियल कोई लिंकेज तो नहीं था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के बीच में या जनसंघ के बीच में, लेकिन वो इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि दीनदयाल उपाध्याय जो आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे, उनको जनसंघ में भेजते हैं और उनको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वहां बनाया जाता है। तो थ्रू ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो एक तरह से हम कहेंगे कि चाबी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में ही रही और वही चीज हमको जनसंघ में देखने को मिलती है और वही चीज आज के तारीख में भी हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक डायरेक्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है। जी।
स्वतंत्र पार्टी, जैसे लोग ये भी कहते हैं कि देश में आजादी से पहले संघ वहां बहुत ज्यादा पनपा जहां पर राजे रजवाड़े थे, जहां पर जी। उस तरीके से आजादी का आंदोलन नहीं था। तो क्या आजादी के बाद जो स्वतंत्र पार्टी वगैरह बनी, या जहां पे रियासतें थी जैसे ग्वालियर का हिस्सा हो गया या राजस्थान में कई इलाके हो गए, क्या वहां पर संघ क्या मजबूत था? क्या इसमें कोई, इस बात में कोई दम है? नहीं, संघ बिल्कुल मजबूत थी, और वहाँ के बहुत सारे जो लोग थे, जो क्योंकि वो रजवाड़ों से ही मतलब स्वतंत्र पार्टी उभर के आई थी। वो एक तरह से पहली, आज के तारीख में हम लोग अगर बात करें तो पहली इकोनॉमिकली राइट विंग पार्टी के तौर पर स्वतंत्र पार्टी उभरी थी। और उसमें बहुत लोग ऐसे थे जिनका या तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी, या फिर किसी न किसी तौर से मतलब सिंपैथाइजर थे, तो उसके जी साथ एक कांटेक्ट था। और स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ में तो कई जगह अलायंसेस, पार्टनरशिप्स देखने को मिली थी। जी। 65 के बाद कुछ समय तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके बाद इंदिरा गांधी का दौर शुरू होता है। 65 के बाद, 65 से लेकर, और अगर मैं संघ का आपको जानना चाहूँ कि इमरजेंसी तक, 1975 तक, इमरजेंसी के बाद आरएसएस की एक अलग भूमिका है। लेकिन तब तक अगर मैं 1965 से लेकर 1975 तक संघ के बारे में समझना चाहूँ कि संघ किस स्थिति में है और क्या कुछ कर रहा है, वो आप ज़रूर बताइए। और कहा जाता है कि उसी समय शायद तीसरे सरसंघचालक भी आ जाते हैं। देखिए, मैं 2-3 सब पीरियड्स में, ये पीरियड जो दशक का पीरियड है 1960 टू 1975 को आप जो बता रहे हैं, इसको मैं 2-3 फेजेस में, सब पीरियड्स में मैं बांटूंगा। पहला तो है 1965 से लेके 1967 तक, 67 तक, जब चुनाव होते हैं लोकसभा का, चौथी लोकसभा के लिए चुनाव होता है। उस चुनाव में पहली बार कांग्रेस की सीटें काफी हद तक कम होती हैं। कांग्रेस डिस्टेबलाइज हुआ है थोड़ा बहुत। नेहरू के बाद में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऑपोजिशन पार्टीज सक्रिय होके आती हैं। जनसंघ को 30 के ऊपर सीटें मिलती हैं। पहली बार इतने सीटें मिलती, जितने मुझे जितना याद है कि 35 सीटें के करीब मिलती हैं जनसंघ को। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब 1967 के बाद जब इंदिरा गांधी चुन के दोबारा प्रधानमंत्री बनती हैं, प्रधानमंत्री जी, बन जाती हैं जनवरी 1966 में शास्त्री जी जी, के मृत्यु के बाद। लेकिन जब चुन के आती हैं उसके बाद उनकी जो इंटरनल जो फाइट होती है कांग्रेस में, जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे जो उनको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, और पार्टी में स्प्लिट होता है, तो वो एक तरह से जो कहते हैं कि इकोनॉमिक रेडिकलिज्म की तरफ जाती हैं। बैंक नेशनलाइजेशन, एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस, इस तरह के कई सारे फैसले लेती हैं। मजेदार बात यह है कि इन चीजों पे उनको जनसंघ की तरफ से समर्थन मिलता है, तो एक तरह से जनसंघ भी उनके साथ इन चीजों के प्रति टिल्ट करता है। फिर जब इंदिरा गांधी 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद जब वो इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, और उसके पहले चुनाव जब होते हैं युद्ध के पहले, तो उसमें कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। उसके बाद असेंबली के चुनाव होते हैं 1972 में, तब वो पूरी तरह से अपने होल्ड को अलग अलग स्टेट्स में, जो 1967 में जो कम हो गए थे, 67 में जो स्टेट्स, कई स्टेट्स में कोalition गवर्नमेंट, संयुक्त विधायक दल के संगठन सरकारें बनी थी, तो वहां पे दोबारा से पावर रिगेन करती है कांग्रेस। तो उस पीरियड के बाद से जनसंघ फिर से सक्रिय हो जाती है ऑपोजिशन के स्पेस में, क्योंकि 1973 से एक तरह से लोगों में कई कारणों से इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ डिसइल्यूशनमेंट देखने को मिलता है। विरोध के कई सारे आंदोलन होते हैं। गुजरात में आंदोलन शुरू होता है, बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू होता है। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ती हैं। साथ ही में पैरेलल डेवलपमेंट होती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आ जाता है, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नलीफाई कर दिया जाता है।
उनको स्टे तो मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाती है। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए इंदिरा गांधी थोड़ी-सी पैनिक भी कर जाती हैं और इमरजेंसी इम्पोज़ कर देती हैं और देश भर में अलग-अलग ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करके उनको जेल में भर देते हैं। तो ये एक पूरे फ़ेज़ में जनसंघ को हम देखने को मिलता है कि वो एक प्रमुख एंटी कांग्रेस पार्टी के तौर पर फाइनली जाके उभरती है और उसके बाद में जब इमरजेंसी के बाद उठाई जाती है और चुनाव होते हैं 1977 में, तो सारे ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं। तो उसमें जनसंघ एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर चुनाव में शामिल होती है और उसके बाद जनता पार्टी में एक बहुत मेजर ताकत के तौर पर होती है। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, आईएनबी के लाल कृष्ण आडवाणी बनते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनते हैं और जैसे कि सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सबसे महत्वपूर्ण एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बागडोर संभालते हैं। नीलांजन जी, मुझे ये बताइए कि आरएसएस की इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी के साथ टकराहट चली, उसमें क्या सच में ही आरएसएस कोई बड़ी फोर्स के तौर पर काम कर रहा था, या फिर जो समाजवादी थे उनका ज्यादा बोलबाला था? जयप्रकाश नारायण ने जो छतरी बनाई, उसके नीचे हम देखते हैं कि समाजवादी भी थे, लेफ्ट के लोग भी आ गए, उसमें जो लोकदल एक धारा थी उसके लोग भी आ गए, और उसमें जनसंघ के लोग भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं। तो वो मुझे बताइए कि जो वो 1975 से लेकर 1977 तक जो इमरजेंसी के दौरान जो फाइट चला इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसमें आरएसएस जनसंघ का क्या रवैया था? और ये थोड़ा इस पे मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा कि आप बात। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आरएसएस इमरजेंसी के दौरान एक लेवल पे कुछ उनके प्रमुख नेता की डायलॉग चल रही थी इंदिरा गांधी के साथ कि बैन को किस तरह से हटाया जाए, आरएसएस पे जो बैन थी उसको किस तरह से हटाया जाए। तो उसके लिए वो लोग अपनी जो सपोर्ट थी ऑपोजिशन स्पेस में उसको विड्रॉ करने की बात वो लोग कर रहे थे, लेकिन ये अल्टीमेटली हो नहीं पाया। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी के साथ पैरेलल बातचीत चल रही थी, सीक्रेट लेवल पे बातचीत चल रही थी। ऑपोजिशन स्पेस में जब जनता पार्टी, जब आंदोलन चल रहा था जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट बोलते हैं 1975 में, मतलब इमरजेंसी इम्पोज होने के पहले, तो उस समय जनसंघ पूरी तरह से सक्रिय थी। जनसंघ पूरी तरह से सक्रिय थी जेपी मूवमेंट में, खासतौर से बिहार और गुजरात में बहुत एक्टिव थे उन लोग। बिहार में छात्र संघ था, तो छात्र संघ के साथ आरएसएस का टोटल इन्वॉल्वमेंट था। कई लोग जो बीजेपी के बड़े बाद में नेता बने, जैसे गोविंदाचार्य या फिर सुशील मोदी, उस समय जेपी मूवमेंट के एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट के तौर पे वो लोग फंक्शन कर रहे थे। जेपी के साथ काम किया उन्होंने, और जेपी का तो संगठन था नहीं, जेपी तो बस एक कैरिस्मेटिक लीडर थे। तो संगठन, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए तो संगठन की जरूरत होती है ना, और वो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास था और वही उन्होंने प्रोवाइड किया। और इसी कारण से, उसी संगठन के स्ट्रेंथ के कारण इंदिरा गांधी घबरा गई और उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज की। जी, ये देखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार बनती है जिसमें सारा विपक्ष एक पार्टी बना लेता है, जनसंघ भी टूट जाता है, इधर जो लोकदल वगैरह थे या समाजवादियों के जो संगठन थे वो सब विलय होकर जनता पार्टी बन जाती है। लेकिन जनता पार्टी में भी एकदम से हम देखते हैं कि डुअल मेंबरशिप को लेकर मधुली में एक सवाल उठाते हैं, उसको जो राजनारायण है वो भी कैच करते हैं, चरण सिंह का धड़ा है वो भी कैच करता है, और कुछ बिहार के जो सोशलिस्ट थे वो भी उसको कैच करते हैं, और फिर एक पूरा बड़ा सवाल बना दिया जाता है कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, आप एक ही साथ आरएसएस के मेंबर नहीं हो सकते हैं और एक साथ आप जनता पार्टी, अब एक तरफ तो जनता पार्टी में है, दूसरी तरफ आप, दूसरी आपकी पर्ची है वो आरएसएस की है सदस्यता, तो ये दोहरी सदस्यता का सवाल उठाकर वो लोग अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद दोबारा चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी गाजे बाजे के साथ हम देखते हैं कि वो दोबारा से भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। तो
एक तो दोहरी सदस्यता वाला सवाल आ गया। दूसरा, जब दोबारा प्रधानमंत्री बनती इंदिरा गांधी, तो क्या उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस ने किसी किस्म की उनके साथ इक्वेशन ठीक बैठाने की कोशिश की? क्योंकि जब वो 1980 के बाद की जो इंदिरा गांधी है, वो लोग कहते हैं कि काफ़ी हिंदुत्ववादी जो राजनीति है, उसकी तरफ उनका झुकाव हो गया था। तो इसके ऊपर आप, क्योंकि और उस समय तक आप भी शावक रिपोर्टर बन चुके हैं, आप भी पत्रकारिता में आ चुके हैं, तो वो आपके शुरुआती असाइनमेंट्स थे उन दिनों के 80 के दशक की जो राजनीति है, वो तो बिल्कुल आपने कवर किया है। तो वो आप बताइए मुझे। दो बातें। एक तो जहां तक डुअल मेंबरशिप का मुद्दा था, हाँ, दोहरी सदस्यता वाली जो बात थी, दरअसल मजेदार बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई ऑफिशियली फॉर्मल मेंबर नहीं होता है, इसमें कोई पर्ची नहीं करती है। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस तरह से पार्टी या दल नहीं है जिसकी सदस्यता आपको मिल सकती है। जी, आपको संघ में शामिल होना है तो आप शाखा में जाना शुरू कर दीजिए। जी, बस इनफॉर्मली बता दीजिए कि जी हम ये हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम आपकी शाखा में आना चाहते हैं, हम आपसे प्रेरित हैं। तो थोड़ी बातचीत होगी और आपको अलाउ किया जाएगा। बातचीत इसलिए होगी कि असेस करने के लिए कि कहीं दूसरे लोगों ने तो नहीं भेजा है हमारे बारे में खबर निकालने के लिए। खैर, बहरहाल सब जानते थे कि जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका जो जनसंघ के लोग थे, वो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ के थे, उसमें शामिल थे, किसी न किसी जी, तौर पे शामिल थे। तो ये नहीं हो सकता। अब उसके साथ साथ आप मतलब इन लोगों ने मांग रखी। मूलतः मैं मानता हूं कि जनता पार्टी बन तो गई एक जी, ऑल्टरनेटिव के तौर पर, लेकिन इसके अंदर इतने डाइवर्जेंसेस थे, इतने मतभेद थे कि जनता पार्टी कुछ समय के आगे चल नहीं सकती थी। जी, किसी ना किसी कारण से उसको गिरना ही था, और वही हुआ कि स्प्लिट हुआ। और फाइनली जाके 1979 में चरण सिंह एकमात्र हिंदुस्तान के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे इतिहास में जिन्होंने एक दिन भी पार्लियामेंट का सामना नहीं किया। जी। पहले ही उनकी सरकार गिर गई। हाँ, उनकी सरकार मतलब बनने के पहले ही गिर गई एक तरह से समझिए। जी, और फिर जी, उसके बाद पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया और वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 1979 के आखिर के कुछ महीने उन्होंने रहा। दिसंबर के महीने में चुनाव हुए थे जितना मुझे याद है, और जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री का शपथ लेके बैक टू पॉलिटिकल पावर आ जाती यहीं से मेरा है। दूसरा सवाल था। 1900 हाँ, यहीं यहाँ पे जब यहीं से ही दूसरा सवाल आप एड्रेस करिए, जो यहीं पे जनवरी। दूसरा सवाल। तो वो जब आती हैं उसके ठीक एक साल के बाद हिंदुस्तान की राजनीति एक तरह से एक कम्युनल फेज ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ जा रही जी, है। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान के इंस्टेंसेस बढ़ जाती हैं। मुरादाबाद 1980 में दंगा होता है, बहुत ही भयानक किस्म का दंगा होता है। उसके बाद से कई सारे उत्तर भारत के उसमें कभी छुटपुट कम्युनल राइट्स होने लगते हैं। 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम नाम के एक गांव में एक मास कन्वर्जन होता है। एक बहुत बड़ा दलित कम्युनिटी इस्लाम में शामिल हो जाता है। जो हिंदू कम्युनल फोर्सेस हैं, जो हिंदू मेजॉरिटेरियन फोर्सेस हैं, वो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे या कुछ ऐसे सोच रखने वाले जो कांग्रेस में थे, उनको लगता है कि ये जो मास कन्वर्जन हुआ है इससे हिंदू समाज को बहुत बड़ा खतरा है। उस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चीजें होती हैं। एक तरफ तो एक संगठन खड़ी होती है विराट हिंदू सम्मेलन करके, जिसके लीडरशिप करण सिंह के पास होती है, जो इंदिरा जी, गांधी के बहुत बड़े लॉयलिस्ट थे। जी, 1979 में जब जनता पार्टी टूट रही है, तब हुँ, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर से बाला साहेब देवरस, जो तब तक सरसंघचालक बन चुके हैं, वो विश्व हिंदू परिषद जो 1964 में बनी थी लेकिन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, उसको रिवाइव करती है जी, और उनको काम देती है कि जाइए हिंदू समाज को आप रिवाइव करिए। जी, अशोक सिंघल उसके बड़े नेता बन जाते हैं। जी, 81 में मीनाक्षीपुरम
घटना होती है तो उनको लगता है कि अब आ गया है, हिंदूज को पॉलिटिकली मोबिलाइज करने का वक्त आ गया है। जी तो 1983 में एकात्मता यज्ञ निकाला जाता है। जी यहाँ हमारे जो हिंदू धर्म में जो 5 अलग अलग जगह से जो पवित्र पानी का जो स्रोत है, चाहे वो नदी हो या तालाब हो, वहां से लेके हिंदुस्तान के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाया जाता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पूरब में एकदम बंगाल की खाड़ी से लेके इधर सोमनाथ तक, इस तरह के 5 यात्राएं निकाली जाती हैं। ये पांचों यात्राएं जो हैं नागपुर में आके मिलती है, जहां पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और उसके बाद ये कार्यक्रम आगे चला जाता है। जी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है विराट हिंदू सम्मेलन का, भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी इसकी इनिशियल सपोर्टर थी और वो सोचती हैं कि मैं भी शायद दिल्ली की मीटिंग में शामिल हूं, लेकिन वो नहीं शामिल होती हैं। और उसके बाद जब ये सक्सेसफुली 1983 में ये खत्म होता है, तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने अयोध्या का मुद्दा उठा लिया है और वो सितंबर 1984 में सीतामढ़ी से एक यात्रा निकालते हैं जो अयोध्या में रुकते हैं और फाइनली आते हैं दिल्ली में। बाबरी मस्जिद को हटा के राम मंदिर बनाने की याचिका वो इंदिरा गांधी को पेश करने के लिए एक रात पहले दिल्ली बॉर्डर के बाहर वहां हॉल्ट करते हैं। लेकिन अगला दिन जो है वो 31 अक्टूबर है और सुबह सुबह इंदिरा गांधी को गोली मार दी जाती है और उनकी हत्या हो जाती है। और सीतामढ़ी से दिल्ली तक की यात्रा जो है इंदिरा गांधी को पिटिशन ना देकर, मतलब एक तरह से दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, तो वो आंदोलन जो है पूरी तरह से वापस हो जाता है। दोबारा जब राजीव गांधी उभर के आते हैं, उनको राइट मौका मिलता है जब शाहबानो के जजमेंट पे राजीव गांधी सरकार एक यू टर्न करती है, तब उनको मौका मिलता है उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए और वो आंदोलन शुरू करते हैं ताला खुलवाने को। तो प्रेशर पड़ता है राजीव गांधी सरकार के ऊपर और वो किसी तरह से एक लूपहोल, लीगल लूपहोल ढूंढ के बाबरी मस्जिद के ताले खोल देते हैं और हिंदू श्रद्धालुओं को वहां जाके पूजा अर्चना करने की अनुमति मिल जाती है और एक नया अध्याय हिंदुस्तान की राजनीति में शुरू हो जाता है। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन होता है और वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। जैसे जो आपने राजीव गांधी की आखिरी समय में जो भूमिका की बात की, ये बड़ा आपने दिलचस्प बात बताई सीतामढ़ी वाली यात्रा की। वो 30 अक्टूबर को दिल्ली के बाहर होल्ट हो जाती है और 31 अक्टूबर को उनको मेमोरेंडम देना था, उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। और फिर जो एक तो ये कि नरेंद्र मोदी ने इसमें एक दो चीजें छूट गई हैं जिनको मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1984 में जो सिखों के ऊपर हमले हुए दिल्ली में, उस समय आरएसएस ने सिखों को बचाया। क्या ये सही है या गलत है? पहले तो एक तो ये मामला रह गया। दूसरा, राजीव के बारे में आपने जिक्र किया, तो राजीव गांधी के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो पॉलिटिक्स है, उसके लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। इन 2 सवालों से। देखिए, जहां तक 1984 की जो एंटी सिख वायलेंस थी और आरएसएस का रोल, इसके बारे में संघ का कोई फॉर्मल पोजीशन नहीं था। कई जगह उनके जो स्वयंसेवक थे उनको लगा कि हमको यहाँ सरदारों को बचाना चाहिए, तो उन्होंने बचाया। कई ऐसे जगह में से रिपोर्ट आए जिसके बारे में आज भी बात होती है कि उसमें जो भीड़ थी शामिल, उसमें संघ के लोग सक्रिय तौर पर इन्वॉल्व थे। तो इसके बारे में ये पोजीशंस की दोनों तरफ की बात देखने को मिलती है। कोई फॉर्मल रेजोल्यूशन तो पास हुआ नहीं था, तो ना ये सही है ना वो सही है। तो जो रिपोर्टिंग हुई है, जो लोगों ने जो देखा है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ जगह, मैं जहां तक पर्सनली मैं इन्वॉल्व, मतलब जहां पे मैं, चूंकि उस समय में 1984 में मैं एक मतलब पत्रकारिता में एंटर कर चुके थे और जहां पे हम रहते थे वहां पे हमारे कई सरदार दोस्त थे, तो हम उनको बचाने में इन्वॉल्व थे। पीस कमिटीज वगैरह के साथ मैं पर्सनली शामिल था। तो मैंने उस समय कम से कम कांग्रेस के लोगों के बारे में तो जिक्र जरूर सुना था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के बारे में या तो लोग उन्हें पहचानते नहीं थे
या फिर वो लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे। जी। मैंने निजी तौर पर मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। जी। मैं बात करना चाहूँगा राजीव गांधी का, दूसरा सवाल बच गया कि राजीव गांधी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने 1985 से लेकर 1991 तक, उनकी उनकी मृत्यु तक उन्होंने जो राजनीति की, उसमें उनका हिंदुत्व की राजनीति के लिए, आरएसएस की राजनीति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। क्या आपको ऐसा लगा? मुझे नहीं लगता कि उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर था। वो स्ट्रेटेजिक कारणों से वो पोजीशन लेना चाहते थे। सबसे पहले तो ये पोजीशन शुरू थी 1984 में, वो पीएम बन जाते हैं, मतलब आखिर के दिनों में, नवंबर में वो एक 31 अक्टूबर को ही देर रात को शायद वो ओथ लेते हैं, या फिर 1 नवंबर को लेते हैं, एग्जैक्टली मुझे तारीख याद नहीं आ रहा है। उसके बाद चुनाव होते हैं तो वो इलेक्ट होके आते हैं। आज तक उतना ज्यादा मेजॉरिटी कांग्रेस को उसमें जितना आया था, उससे ज्यादा आज तक किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला है। वो एक हिस्टोरिक मार्क है जिसको कोई ब्रीच नहीं कर पाया आज तक। 1985 में कुछ महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, शाहबानो जजमेंट, जिसमें एक मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस दिया जाता है। उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स कर दिया, उसको कुछ पैसे चाहिए। वो हस्बैंड बोलते हैं कि हम उनको नहीं देंगे, क्योंकि हमने जितना देना था वो हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, लमसम में दे चुके हैं, अब महीने के वाइज मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक लंबा केस चला आ रहा है। तो उसमें उस महिला को मंथली मेंटेनेंस बहुत ही कम मात्रा, शायद मुश्किल से 100 या 200 रुपए, कुछ इस तरह की का अमाउंट। उसको जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है मुसलमान कम्युनिटी में, इस तरह से कन्वर्ट करता है कि कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहा है। मुसलमानों की तरफ से प्रोटेस्ट होता है। जो मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स लीडरशिप है वो इसको मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि उनको ये सपोर्ट मिलता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी कानून लाती है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर देते हैं। तो हिंदू समाज में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ये कैंपेन करने लगते हैं कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के साथ, और ये डिमांड करती है अगर आपने मुसलमानों को ये दे दिया तो हिंदुओं को आप राम मंदिर दे दीजिए, ताला खोल दीजिए। तो बकायदा, मतलब राजीव गांधी सरकार द्वारा, जितनी मेरी जानकारी है, मैंने अपनी किताब में लिखी थी, सबसे पहली वाली जो किताब थी 1994 उसमें भी लिखी थी, और जो मेरी जो लेटेस्ट किताब है जो 2021 और फिर दोबारा 2024 में जो रीइशू हुई थी अयोध्या के मुद्दे पर, तो उसमें मैंने बकायदा लिखा कि उस समय की जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उसको बकायदा स्टडी किया गया, एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया, और कहा गया कि इसमें जो ताला लगाया गया था वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, जुडिशियल ऑर्डर नहीं था। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था सिर्फ इसलिए था कि अगर हम ताला नहीं लगाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकता है। जी। तो एक छोटा सा याचिका दायर की गई फैजाबाद के ही कोर्ट में कि आप ये ताला खोल दीजिए। तो जज साहब ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया और कहा कि अगर आप ताला खोल देंगे तो क्या दंगे फसाद होंगे? तो उन्हें कहते जी नहीं होंगे। मैं बहुत ही सिंपलिस्टिकली बता रहा हूँ, इतने सिंपलिस्टिकली कोर्ट में आर्गुमेंट नहीं होते, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहते कि जी नहीं, अगर दंगे फसाद नहीं होंगे, ताला खोल दीजिए, तो उसका जो रिस्क होगा वो हम हैंडल कर लेंगे। तो कोर्ट बोल देते हैं कि ठीक है जी, ताला खोल दीजिए। तो 2 घंटे के अंदर ताला खुल जाता है और पूरे देश में जय जयकार हो जाती कि राम मंदिर का ताला खुल गया, ताला खुल गया। मुसलमानों की तरफ से दूसरा प्रेशर होता है कि हमारी मस्जिद छिन जा रही है, और 1986 के 1 फरवरी 1986 में ताला खोला जाता है। तब से लेके एक के बाद एक राइट आफ्टर राइट देखने को मिलता है, जिसमें अयोध्या का मुद्दा बहुत प्रोमिनेंटली फिगर करता है। वो चाहे 1987 में मेरठ का हो, जिसको मैंने पर्सनली कवर किया था दिल्ली के मेजर अखबारों के लिए, स्टेट्समैन में के लिए मैंने कवर किया था बतौर मतलब मैं उनके स्टाफ में नहीं था, लेकिन बतौर फ्रीलांसर मैंने उसको कवर किया था, और कई सारे रिपोर्ट लिखी थी, और जगह भी मैंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे। मेरठ 1987 का जो राइट्स हुआ था उसको लेकर। जी, उस सारे घटनाक्रम के दौरान एक चीज और घट रही थी, वो था लाल कृष्ण आडवाणी का उदय
हिंदू महासभा के अशोक सिंघल का भी विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल का भी उदय हो चुका है। जी आरएसएस भी एक भूमिका में है, और लाल कृष्ण आडवाणी भी अपनी टोयोटा गाड़ी के बने हुए रथ को लेकर आ जाते हैं और एक जी रथ यात्रा निकालते हैं। उसके बाद देश की जो राजनीति है, खासकर उस राजनीति में राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिलता है, और 91 में बाबरी मस्जिद भी ये लोग ढहा देते हैं। इस पूरे 92 में, सॉरी 92 में जी 91 में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करते हैं लालू यादव, नहीं, और 1990 में 90 में दरअसल सीक्वेंस ये है कि राम मंदिर आंदोलन दोबारा जोर पकड़ती है 86-87 में, और धीरे धीरे ये एक मास मूवमेंट बन जाता है। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ठीक लोकसभा चुनाव के पहले शिलान्यास कराती है अयोध्या में, और उसी के बाद आंदोलन कैंपेन, लोकसभा का कैंपेन हर पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस भी अयोध्या से ही शुरू करती है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह लेफ्ट और राइट, मतलब वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों के समर्थन से सरकार बना लेते हैं। 1990 के अगस्त के महीने में वो मंडल कमीशन का अवार्ड प्रेजेंट कर देते हैं, जिसके चलते हिंदू समाज में दरारें पड़ती हैं, जिसको जोड़ने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं। सितंबर 25 से सोमनाथ के मंदिर के प्रांगण से रथ यात्रा शुरू करते हैं, और अक्टूबर में समस्तीपुर पार करने के बाद में लालू यादव की सरकार जो है आडवाणी को गिरफ्तार करते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जाके राष्ट्रपति को अपना विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट का चिट्ठी शामिल कर देते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर जाती है, चंद्रशेखर की सरकार बन जाती है। उसके बाद कांग्रेस जो समर्थन करती है, सरकार बनने के कुछ ही महीनों के बाद वो सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है, और चुनाव ऑर्डर हो जाते हैं। चुनाव हो रहे हैं, पहला फेज का चुनाव हो चुका है, और उसी दिन जिस दिन फेज खत्म हुआ उस दिन रात को राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। चुनाव का प्रोसेस बीच में स्थगित हो जाता है, जून तक खत्म होता है, और कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर लोकसभा में उभरती है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरती है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लाल कृष्ण आडवाणी बन जाते हैं, और वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बयान देते हैं। वो कहते हैं कि उनका पार्टी जो है, माई पार्टी इज द गवर्नमेंट इन वेटिंग, सरकार है लेकिन इंतजार में है सरकार बनाने की। वही होता है। 96 में 13 दिन के लिए सरकार बनती है, उसके बाद 98 में 13 महीने के लिए बनती है, और फिर 99 में 5 साल पूरे के लिए सरकार बनती है। और इसी दौरान क्या जो बीजेपी है वो राम मंदिर के मुद्दे को भूल जाती है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे देश के, तो उनके ऊपर आरएसएस के लोग बड़ा दबाव डालते हैं बहुत सारे मुद्दों के लिए। ये कहा जाता है कि उस समय जो सुदर्शन जी थे, जो आरएसएस के सरसंघचालक भी थे, वो भी बहुत सारे मुद्दों पे नाराज होते हैं। तो जो शुरुआत के 2000 आप हम माने कि 1999 से लेकर 2004 तक का जो समय है, उसमें बीजेपी की सरकार है, लेकिन राम मंदिर पे कोई बात नहीं हो रही। नहीं, कैसे हो सकती थी? बीजेपी के पास तो सिर्फ 182 सीट थी, बाकी जो 90 सीट थे वो तो और पार्टीज के थे ना, तो उन पार्टीज को समर्थन उतना ज्यादा अयोध्या आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते थे। तो जब राम मंदिर तो मोदी जी बना पाए सिर्फ इसलिए कि उनके पास 272 से ज्यादा लोकसभा में सीटें थी, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के पास में तो मेजॉरिटी नहीं थी, तो वो ना राम मंदिर की बात कर सकते थे, ना आर्टिकल 370 की बात कर सकते थे, और ना ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की। जो राष्ट्रीय जो एनडीए बना था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो 98 में बना था, जो बाद में भी चलता है, जो अभी भी एनडीए ऑफिशियली कहें तो वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शनल नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन उसमें जो एक 98 में एजेंडा, नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बनाया गया था, उसमें ये तीनों मुद्दे नहीं शामिल थे। जी,
अब मुझे एक बात और बताइए, आप उसी दौरान नरेंद्र मोदी का भी उदय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जो कभी रथ यात्रा में कहा जाता है कि उस रथ के ड्राइवर तक की भूमिका में भी रहे, और फिर ये कहा जाता है कि वो नहीं, 90 के दशक। वो सब तो माइथोलॉजी है कि ड्राइवर के तौर पर है। इतना जरूर है कि अडवाणी जी की जो यात्रा थी उसमें जो गुजरात का जो हिस्सा था उसके वो हाँ, कोऑर्डिनेटर थे। और हाँ, 1991 और 92 में जो मुरली मनोहर जोशी ने जो एकता यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से लेके, उनको श्रीनगर जाना था और 26 जनवरी को झंडा फहराना था, हाँ। उसके वो नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटर थे। जी, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया, फिर जनरल सेक्रेटरी भी रहे, और वो बहुत सारे सूबों के इंचार्ज भी रहे, यहाँ तक कि हाँ, हरियाणा, पंजाब इधर भी उन्होंने काफ़ी दिन लगाए। लेकिन दरअसल बाद। हुआ ये था कि 1995 में 95 में उनको लेके गुजरात में एक बहुत मेजर विवाद हुआ था, जिसके चलते पार्टी ने ये फैसला किया उनको गुजरात से हटा दिया जाए। तो उनको जी, गुजरात से एक तरह से मतलब कहते हैं कि वहां से बैन कर दिया था और इनको सेंटर में लेके आए। तो कुछ तो काम देना था ना, तो उनको हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दायित्व दिया गया था। उसके बाद 98 में जब क्या अटल बिहारी विवाद क्या वाजपेयी हुआ का, था उनको? जो विवाद क्या था सर? उनके साथ विवाद ये था कि वो जो केशुभाई पटेल की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर एक्ट कर रहे थे, कि मतलब ऑफिशियली कुछ भी नहीं था लेकिन बहुत कुछ पावर उनके हाथ में आ गया था, जिससे चलते जो स्प्लिट हुआ था जो बीजेपी में उस समय, जो खजूरिया हजूरिया बोलते हैं, जब बहुत सारे लेजिस्लेटर नाराज होकर खजुराहो चले गए थे इनके जो डिसिडेंट कैंप था उनके साथ जो चले गए थे, तो उसकी वजह से उनको गुजरात से हटा लिया गया। तो यहाँ पे थे, उसके बाद में वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में उनको कई सारे कार्यभाग मिलता है जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को मिलता है, तो वो उस हिसाब से राजनीति करते हैं। और सबको याद होगा कि 2000 साल में सन 2000 में कच्छ में उतना भयानक भूकंप हुआ था और जिसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, जिसके चलते गुजरात में लगातार बीजेपी की स्टैंडिंग गिर रही थी। और फाइनली जब पार्टी को लगा कि अगर हमको रिवाइव करना है पार्टी को, तो हमको किसी को नए को भेजना पड़ेगा, तो मूलतः फैसला अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का था कि नरेंद्र मोदी को वहां जो मुख्यमंत्री के तौर पर भेजा जाए। और उसके बाद उनको भेजा गया, और बाकी जो तमाम जो प्रोसेसेस होती हैं कि लेजिस्लेचर पार्टी में चुनाव करवा लिया उनका, सब चीज फैसला तो अल्टीमेटली सारा जो है हाई कमांड ने किया था। जी, और 2002 में जो दंगे हुए गुजरात के, जी, आपने भी वो सब कवर किया है। क्या मंजर था, और उसमें नरेंद्र मोदी की क्या कोई भूमिका थी? और क्या उन दंगों से नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ या फिर उनको फायदा हुआ? वो भी आप उसका भी एनालिसिस करें। मैंने ये कई बार लिखा है और बोला भी है कि नरेंद्र मोदी अयोध्या आंदोलन के प्रोडक्ट है। जी, वो मुख्यमंत्री बने लेकिन वो उनके अंडर भी बीजेपी का कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। जी, फरवरी 2002 में कई जगह पे बाई इलेक्शन हुए थे, सिवाय उस सीट के जहां से नरेंद्र मोदी पर्सनली चुनाव लड़े थे, उनके अलावा बीजेपी कोई और सीट नहीं जीती थी जी, फरवरी 2002 में। तो उसका मतलब जी, है कि बीजेपी का कोई बाउंस बैक नहीं हो रहा था। विश्व जी, हिंदू परिषद का कार्यक्रम चल रहा था अयोध्या में, उसको जी, करने के लिए गुजरात से भी लोग जाते थे, कार सेवक जाते थे और आ रहे जी, थे वापस। गोधरा में कुछ वो कांड हो गया, फिर जो बहुत ही जघन्य कांड है, जिसमें 60 के करीब लोगों की हत्या हो गई। कोच जी, को जला दिया गया, साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया गया। तो उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, कोई भी अगर मुख्यमंत्री होता तो उनको पता था कि इस जघन्य कांड के बाद बहुत बड़ा एक काउंटर रिएक्शन होगा, लेकिन जी, उसको अलाउ किया गया सरकार द्वारा। जी, जो लोग मृतक थे उनके लाशों को प्रोसेशन के तौर पर ले जाया गया। जी, जाहिर सी बात है कि लोग भड़क गए और दंगे हुए, और दंगे में मुसलमानों पे हमला हुआ। और सरकार ने उस दंगों खत्म होने के बाद, तो जो 2002 का जो लोकसभा जो
विधानसभा का जो चुनाव था वो तो मतलब अल्टीमेट मतलब कम्युनल पोलराइजेशन के कैंपेन्स में से एक है। नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि मैं तो बेबी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज हैं, रिलीफ कैंप के बारे में बोला, मैं इनको चलाऊं क्या या बंद कर दूं। लोगों को उकसाया कि बोलिए बंद कर दीजिए, ठीक है मैं बंद कर देता हूं। तो इससे से बहुत सारे तरीके पे हुआ और अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा पाए और वो अपने आप को एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी का जो उदय हुआ जी वो अयोध्या आंदोलन के चलते हुए। अगर अयोध्या आंदोलन नहीं होता उस समय विश्व हिंदू परिषद था और लोग वहां से कार सेवक लोग आ नहीं रहे होते, तो गोधरा में वो कांड नहीं होता, तो दंगा नहीं होता, दंगा नहीं होता तो बीजेपी का डाउनफॉल रुकता नहीं। जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बीजेपी है केंद्र के स्तर पे ना 2004 में जीत पाई, ना 2009 में जीत पाई, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्हीं की उम्र के सरसंघचालक आ चुके हैं। जिस हिसाब से 2004 के आसपास जो आरएसएस के सरसंघचालक थे सुदर्शन जी, उनकी उम्र अटल बिहारी वाजपेयी से छोटी थी, तो कई बार टकराहट होती थी तो वो बोल देते थे कि इससे तो मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, जी जी उम्र में जी भी मैंने ज्यादा समय आरएसएस में देखे हैं। लेकिन 2014 तक आते आते जो ये जोड़ी थी मोहन भागवत की और नरेंद्र मोदी की, दोनों की एक जैसी उम्र, एक वो भी 75 के हो गए हैं, अब ये भी 75 के हो गए हैं। और आरएसएस ने 2013 से ही या यूं कहें कि 2011 से ही, जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चला, तब से ही जोर लगाना शुरू कर दिया था भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए। और 2013 में तो नरेंद्र मोदी के लिए जितना एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया करते आरएसएस ने, वो आपने देखा 2014 में नरेंद्र मोदी की विजय। तो ये जो साल है और जो ये जो घटनाक्रम हुआ, इसको आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, संघ में जो एक्सेप्टेंस हुई मोदी जी की वो निजी रिश्तों की वजह से नहीं। जी नरेंद्र मोदी पॉपुलर नेता बन गए थे। जी अगर नरेंद्र मोदी को वो भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं बनाते और उनको छोड़कर अगर जो बाकी क्लेमेंट्स थे उस पोजीशन के, उसमें चाहे सुषमा स्वराज हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन नितिन गडकरी हो, गडकरी का। या फिर अरुण जेटली हो, कई सारे, वेंकैया नायडू, सब अपने आप को नेता समझते थे। उनमें से किसी को अगर चुनते थे तो नीचे से विद्रोह हो जाता। ये जी आरएसएस समझ गई थी कि पॉपुलैरिटी मोदी जी की जो एक थ्रेशोल्ड लेवल है उसको पार कर गई है। जी उनको पता था शुरू से कि नरेंद्र मोदी संघ को साथ लेके सस्ता नहीं चलाते हैं। गुजरात से वो समझ गए थे, संघ को बिल्कुल साइडलाइन करके रखा था। पार्टी की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और वही चीज हमको आज देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति का डिसीजन होता है और बाकी 2-3 लोग उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। और संघ के साथ जो रिश्ते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं कि 2024 में संघ ने कोई सक्रियता से काम नहीं किया चुनाव में और उसका परिणाम सबको देखने को मिला कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। अब आगे क्या होगा वो हमें देखने वाली बहुत ही दिलचस्प आगे का जो पीरियड है वो होगा और उसको हमें बहुत ही समझदारी के साथ ट्रैक करना पड़ेगा। बस आखिरी एक सवाल है, मुझे लग रहा है कि मैंने आपकी 20-25 मिनट ज्यादा ले लिए हैं और आपको भी आगे जाना होगा, कि जो राम मंदिर जो बना और राम मंदिर के बाद जो पूजन हुआ, उनका राम मंदिर का पूजन किया गया 2024 के चुनाव से पहले, और 2024 में 240 पर जो ये मैजिक नंबर है, ये 272 का जो मैजिक नंबर है वो नहीं छू पाए, नहीं 2040 240 पे रुक गए। अब बहुत सारे लोग ये बात लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी का भी आगे आके डिक्लाइन होगा और बीजेपी माइनस नरेंद्र मोदी एक संकट होगा
और लोग बोलते हैं कि आरएसएस को लेकर भी बहुत सारी थियरीज दी जा रही हैं। एक थियरी ये दी जा रही है कि संघ का और नरेंद्र मोदी का टकराहट है। दूसरा थियरी जो 75 साल वाला ये तो है ही है। और लोग ये भी बोलते हैं कि संघ अमित शाह जिस हिसाब से बीजेपी को चलाना चाहते हैं उससे खुश नहीं है। इसी वजह से नेशनल प्रेसिडेंट का भी फैसला नहीं हो पा रहा है। तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मौके की स्थिति को एनालाइज करके आप आगे संघ का 100 साल पूरा हुआ है। आगे का इनकी क्या रास्ता रहेगा? विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन इन्होंने अपना 100 साल स्वर्ण जयंती मना लिया है। थ्योरी तो ये भी लोग बहुत सारे उछालते थे कि 100 साल जब पूरे होंगे तो संघ भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देगा। क्या ऐसा भी आगे कोई एजेंडा है इन लोगों का? क्या होगा 100 साल के सफर पूरे होने के बाद आगे का रास्ता आरएसएस का और बीजेपी का क्या होगा? मोहन भागवत तो मानते ही हैं कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है, उसको अलग से कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब है इस देश के सारे लोग हिंदू हैं, लोग ये भी मानते हैं। कहते हैं कि ठीक है, वो आप इस्लाम को मान सकते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को मान सकते हैं, लेकिन मूलतः तो आप हिंदू हैं। मैं नीलांजन जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट दो शब्द निकाल देने की जो बात है, मुझे नहीं लगता कि मतलब निकाल देने की जरूरत कोई है इनको। आप पिछले कई सालों से कुछ चीजों पे है हिंदुस्तान में नो कॉम्प्रोमाइज है जी। और जिसको संघ इतना समझ गई है कि उनको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, उसको लेके कितना विवाद हो गया था। अल्टीमेटली उनको बोलना पड़ा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन देखेंगे कि फंक्शनिंग कैसे हो रही है। जी। तो उनको पता है संविधान एक सेक्रेड बॉडी है हिंदुस्तान की जनता के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि हम झंडा बदलेंगे जी। ये नहीं कह सकते कि हम अशोक स्तंभ हटा देंगे। आप ये जरूर कर सकते हो कि उस अशोक स्तंभ के जो शेर हैं उनको थोड़ा रॉब वाले बना सकते हो, जैसे कि इन्होंने नए वाले संसद के ऊपर बनाया है, और जिसपे विवाद होने के बाद उसके एक्सप्रेशन को थोड़ा काम डाउन किया गया। वो जो शेर हैं, जो लायंस हैं, उसके बारे में बहुत बड़ा विवाद हुआ था 2021-22 में जब उसको अनवेल किया गया था। जी। तो मुझे ये लगता है कि जो चीजें हैं हिंदुस्तान के सेक्रेड आइटम्स के तौर पर जो हैं वो मेंटेन होंगी, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा सोच में। हमारे नए कानून आ गए हैं, पुराने कानूनों का परिवर्तन हुआ है। जो पहले के जो सरकारों ने जो कानून बनाए थे उनको और मजबूत, उनको और ड्रैकोनियन कर दिया गया। यूएपीए को और ड्रैकोनियन बनाया 2019 में। आपने नागरिकता देने में एक धार्मिक आइडेंटिटी का फैक्टर डाल दिया सीएए में। सब कुछ इसी संविधान के दायरे में ही हो रहा है। इसी संविधान के दायरे में अब सरकार जो है अपने कर्तव्य को पूरा करिए, हक मत मानिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो 5 जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव जो आइडिया, जो 5 जो 5 प्रण की जो बात करते हैं, जो 5 चीजें जो अब हम चीजों पे फोकस करेंगे, उसमें अपना हर नागरिक को अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए कहा जाएगा, उसका प्रचार करेंगे। तो ड्यूटी पे इतना जोर क्यों? आप क्यों बताएंगे नागरिक को अपना हक नहीं मांगना चाहिए, पहले अपने ड्यूटी पूरे करने चाहिए। तो फिर सरकार अपनी ड्यूटी करे, हमको हमारा हक पूरा दे, नहीं देती। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉस्मेटिक चीज हम सोचते हैं वो नहीं होगा। इस संविधान, हिंदुस्तान का संविधान नया लिखा जाएगा, वो होगा तो बहुत सालों के बाद में होगा, अभी नहीं। हम आपके जीवन काल में मुझे नहीं लगता है कि इस संविधान को जंग किया जाएगा और एक नया संविधान को एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे क्या होगा, कितना समय चलेगी ये राजनीति कहना, ये सरकार और ये राजनीति कहना बहुत मुश्किल है।
मैं आपके लिए थोड़ा-सा सवाल को थोड़ा घुमा देता हूँ। हाँ, घुमाने से मेरा भाव ये है कि अयोध्या के आंदोलन के बाद एक नारा लगता था कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जी, काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी जा चुकी हैं, मथुरा में भी ये विवाद कर रहे हैं। बिल्कुल। दावे तो इन्होंने अजमेर की दरगाह तक के कर दिए हैं। इसको थोड़ा और अगर मैं पेचीदा कहूँ तो आज के समय में जो मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन बिल लेकर आए, उसमें हिंदुओं को उसमें फंसा दिया गया है, उसके बोर्ड में मेंबर तक बना दिए गए हैं। लोग कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे हिंदू हो, जो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, उनको अपने अंदर जज यानी कि अपने अंदर मिला लेने का, उनको हिंदू बना देने का एक जतन तो है ही, और साथ में उनके धार्मिक स्थलों से लेकर उनकी धार्मिक मान्यताओं तक के ऊपर कब्जा कर लेने का पूरा प्रोसेस चलेगा। मैं हाँ, इस लिहाज से समझना चाह रहा था कि आरएसएस के अगले ये 100 साल पूरे होने के बाद अब अगला सफर किस तरीके का होगा? नहीं, उसी तरह की हिंदुत्व की राजनीति को ये प्रमोट करते रहेंगे। उन्होंने अभी हाल में कहा है कि संघ जो है ऑर्गेनाइजेशनली मथुरा काशी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अगर शामिल होना चाहे तो हम उनको रोकेंगे नहीं। जी। तो ये तो वही चीज है कि आप शामिल होइए, आप उनको जी। बकायदा ग्रीन सिग्नल दे दे रहे कि अगला जो है मथुरा काशी को कब्जा लीजिए, तरीके निकाल लीजिए। जो पुराने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने ऑलरेडी सर्वे करा लिया है, तो आपको पता है कि उसके अंदर फलानी चीज थी, ये उसके बेसमेंट में मूर्तियां रखी हुई थी, तो थी पहले इतिहास। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आपने क्यों पास कराया? जी। तो ये मैं जो कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है, जी। तब तो पता नहीं कितने लीगल केसेस खुल जाएंगे। भोजशाला में खुलेगा, चंबल में, संभल में खुलेगा, कर्नाटका में मैंगलोर के बाहर एक मस्जिद है, उस पे क्लेम है। विश्व हिंदू परिषद के लोग बोलते हैं हमारे 1000 मस्जिदों की लिस्ट तैयार है जो हम मानते हैं कि मंदिर बना हुआ था पहले। तो सब एक एक करके खुलेगा। और क्योंकि देखिए पिछले 11 सालों में इस सरकार को जिन फ्रंट्स पे सबसे ज्यादा डिलीवर करने की जरूरत थी, वो ये थी कि नौकरियां बनाए, नौकरियां जनरेट करें, और हिंदुस्तान की जो डिस्पैरिटी लेवल है, सबसे अमीर और सबसे गरीब, उसकी दूरी को कम करें। तो और बढ़ गया है और नौकरियां हैं नहीं। तो आप अगर बेसिक जो ब्रेड एंड बटर इश्यूज हैं, जो लाइवलीहुड कंसर्न्स के जो मुद्दे हैं, उन पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप चुनाव लड़ने में आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कैसे चुनाव लड़ाओगे? तो आप हमेशा जो है हिंदुओं को समझाते रहो वो मुसलमान आ रहे हैं तुम्हारा हक छीन लेंगे। तो अब नया चीज शुरू हो गया है कि हम डेमोग्राफिक मिशन बनाएंगे। अरे क्या करोगे डेमोग्राफिक मिशन करके? इतिहासकारों से पूछो, क्या इसमें कोई तथ्य है? नहीं है। तो लेकिन तब भी एक मिथ चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा जाता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जो मंदिर था उसको तोड़ के अयोध्या में मस्जिद बनाई गई, जो जिसको विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 में जिन्होंने डिमोलिश कर दिया। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जमीन उनको दे दी। क्या किसी पार्टी ने बोला था कि हमको मंदिर बनाने का हक दो? नहीं, सबने बोला था कि हमको टाइटल चाहिए। मतलब आप अनाउंस कर दो कि जमीन मेरी है। किसी ने ये तो नहीं बोला था कि सरकार आप जाके ट्रस्ट बनाइए या नहीं बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट को इतना आगे जाके कहने की क्या जरूरत थी? राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा का किसी को लालच हो गया। राज्यसभा, किसी को कुछ और, किसी को कुछ, तो खैर, किसी को अपनी सुरक्षा। बिल्कुल। तो आपने बड़े अच्छे से जो आरएसएस के 100 साल हैं, उसकी पूरी यात्रा के ऊपर बात रखी और आपने इतना समय दिया। समय आपसे 1 घंटा माँगा गया था, लेकिन आपसे ज़बरदस्ती 1.5 घंटा ले लिया गया, माफ़ी उसके लिए। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से हम बिल्कुल साल दर साल, दशक दर दशक
हम इस पूरी आरएसएस के जो मेन इवेंट रहे भारतीय राजनीति में, उनके ऊपर चर्चा कर पाए। जुड़ने के लिए शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आगे भी आप वरिष्ठ हैं, तो हम जैसे शावकों के लिए, नए-नए पत्रकारों को आप जैसे वरिष्ठों का ज्ञान मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।